यादों में आज फिर ताजा हुआ मुंबई पर 26/11 वाला हमला। मुंबई में शहीदों और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। 12 बरस पहले आज के दिन मुंबई में आतंकी हमले में मारे गए थे 166 लोग, जिनमें शामिल थे 28 विदेशी नागरिक। कोरोना महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार सेक्स वर्करों को देगी 5,000 रुपए प्रति महीने तक का भत्ता। हर महीने मिलेगा 5 किलो फ्री राशन। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 18 लाख के पार हुए। पिछले 24 घंटे में 6,406 नए केस और 65 मौतें। मुंबई के अंदर एक दिन में कोरोना के नए 1,147 केस, 15 मरीजों ने तोड़ा दम। नवी मुंबई के एक लैब के खिलाफ आई कोरोना नेगेटिव होने की झूठी रिपोर्ट देने की शिकायतें। स्थानीय प्रशासन ने शुरू की जांच। मुंबई में रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग करने के बाद मिले कोरोना के 3 पॉजिटिव केस। दिल्ली, राजस्थान, गोवा और राजस्थान से जो यात्री कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट नहीं लाए, उनकी होती है जांच। शनिवार को पुणे के सीरम संस्थान का दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी। कोविशील्ड वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियों और डेवलपमेंट का लेंगे जायजा। मुंबई, नवी मुंबई, अहमदनगर आदि में एमएनएस का प्रदर्शन। बिजली के बढ़े बिलों का उठाया मुद्दा। मुंबई में एनसीबी की धरपकड़ जारी। अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए 5 ड्रग पैडलर। ड्रग केस में आरोपी और धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व कर्मचारी क्षितिज प्रसाद को कोर्ट से मिली जमानत। हालांकि एक दूसरे केस में अभी रहेंगे जेल के अंदर। मुंबई के लोअर परेल में टाटा मोटर्स के गोदाम में आग। 14 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। चंद्रपुर में ओबीसी समाज ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर निकाला विशाल मार्च। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। आज मुंबई हमले को 12 साल पूरे हो गए। मुंबई में 2008 की वो रात भयानक थी। मुंबई हमलों की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। आज भी इन हमलों के गुनहगारों को पाकिस्तान बचा रहा है। पाकिस्तान आज भी आतंक की साजिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक तरह से चेतावनी दे दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई हमलों के जख्म कभी नहीं भूलेंगे। आतंक के सामने अब नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई। 2008 में पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला। बारह साल पहले आज ही का दिन था। मुंबई में आज की ही वो रात थी। पाकिस्तान से भेजे गए 10 आतंकवादी मुंबई में घुस आए थे। सड़कों पर खून बहा रहे थे। 166 लोगों की जान ले ली थी। इसे कोई नहीं भूल सकता। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे। मैं उन्हें भी नमन करता हूं। आतंकवादियों से लड़ते हुए 18 जवान शहीद हुए थे। देश ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे हमले पर कोई तैयारी भी नहीं थी। आज 26/11 हमले की 12वीं बरसी है और इसी के मौके पर आज मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर्स पर जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो स्मारक है, शहीद स्मारक, जो पहले पुलिस जिमखाना में था, अब यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर परमानेंटली इसे प्लेस किया गया है और आज का दिन कोई भी मुंबईकर या पूरा जो देशवासी है वो भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि आज के ही दिन 12 साल पहले किस तरीके से आपको याद होगा कि मुंबई पर जो अटैक हुआ था, 10 आतंकवादी मुंबई में आते हैं और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, कई लोगों को बंधक बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हमारे जवान हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके जो है हमें बचाया। और सबसे बड़ी बात, इसमें पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज किया गया।
पहली बार किसी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तान के आतंकवादी पूरी तैयारी और प्लान से आए थे। एक के बाद एक मुंबई की 6 जगहों पर इन्होंने हमला किया, लोगों पर धुआंधार फायरिंग की, कई जगहों पर बम फिट करके विस्फोट किए गए। फिर ये गोला बारूद लेकर ताज और ओबरॉय होटल में घुस गए। ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात कर रहे थे और यहाँ खून बहा रहे थे। इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने को कहा गया था। होटल में घुसकर लोगों को बंधक बनाने का टारगेट मिला था। इन आतंकवादियों ने एक तरह से मुंबई को बंधक बना लिया था। मरीन कमांडो भेजे गए, एनएसजी के कमांडो भेजे गए। मुंबई पुलिस के जवानों ने जांबाजी दिखाई। 60 घंटे बाद मुंबई को इस आतंक से मुक्ति मिली। मैंने देखा कि मेरे सामने स्कोडा कार के अंदर ड्राइवर सीट पे अबू इस्माइल बैठा था, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और बाजू की सीट पे कसाब बैठा था। मैंने पिस्टल से उसके ऊपर 3 राउंड फायर कर दिए और उसको वहां जख्मी कर दिया। उस वक्त कसाब बाजू की सीट पे हैंड्सअप स्थिति में बैठा हुआ था, और जैसे हम ड्राइवर की ओर बढ़ रहे थे तो कसाब ने दरवाजा खोल के वो बाहर उतरा। उस वक्त हमारे जो बैरिकेड के पीछे जो टीम थी, तुकाराम उमड़े जी थे, संजय गोहिलकर थे और 6-7 जन थे, वो कसाब को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो कसाब ने अपने जैकेट के अंदर जो छुपाई हुई थी AK-47 निकाली और उन्होंने जैसे फायरिंग किया तो उसके सामने हमारे तुकाराम उमड़े जी आ गए और वो फायरिंग हमारे तुकाराम उमड़े जी को लगी। फिर भी उन्होंने बैरल को पकड़ लिया और कसाब को कोई आगे और फायरिंग करने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान के 10 में से 9 आतंकवादी मारे गए। इकलौता आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। इसे 2012 में फांसी दे दी गई। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े गुनाह का हिसाब अभी बाकी है। मुंबई के जख्म भारत कभी नहीं भूल सकता। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। भारत की नई नीति और नई रीति से पाकिस्तान की साजिशें ध्वस्त हो रही हैं। आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पिन पॉइंट स्ट्राइक्स भारत की नई नीति है। पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है। आतंक की कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी होगी। अब कोई आतंकी हमला करके पाकिस्तान बच नहीं सकता। नई रीति और नई नीति से ही आतंकवादियों को पालने वाली पाकिस्तानी सेना को LOC पर आए दिन चोट मिल रही है। इसी से कश्मीर में पाकिस्तान के पाले आतंकवादी छटपटा रहे हैं। इस नीति से आतंक पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी भी हुई है। पाकिस्तान को FATF के एक्शन का डर है, इसीलिए हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को सजा सुनाई गई। लेकिन ये सब तब तक दिखावा है जब तक हाफिज सईद को मुंबई हमलों में सजा नहीं मिलती, जो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। मुंबई से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अमरावती में विधान परिषद के लिए शिक्षक संघ का चुनाव लड़ रहे एक निर्दलीय प्रत्याशी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये प्रत्याशी सरकारी ग्रांट पर चलने वाले स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक की दयनीय स्थिति दिखाना चाहते थे, जिन्हें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के मुकाबले बेहद कम सैलरी मिलती है। दिवाळी आमच्या साजरी करत असताना मुलं म्हणायचे, बाबा तुम्हाला पगार कधी सुरू होणार? तर आमच्याजवळ अजून सुद्धा उत्तर मिळालेलं नाही, कारण शासनाने आम्हाला वेठबिगारी करून सोडलेला आहे। उपेंद्र पाटिल एक अनुदानित शिक्षक है। अमरावती के एक अर्ध सरकारी स्कूल माधवराव पाटिल स्कूल में PT टीचर है। 21 साल से स्कूल से जुड़े होने के बाद उपेंद्र पाटिल प्रमोट होकर प्रिंसिपल भी बन गए हैं, मगर इनकी सैलरी सिर्फ 16,000 रुपए है, जबकि सरकारी स्कूलों में इनके जैसे अनुभव और योग्यता वाले टीचर 60-60 हजार रुपए कमा रहे हैं। अनुदानित शिक्षकों के साथ होने वाले इसी भेदभाव के खिलाफ उपेंद्र पाटिल आवाज उठाना चाहते हैं, इसलिए MLC का चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र पाटिल यांचा विना अनुदानित शिक्षक संघटनेचा, विना अनुदानित शिक्षक संघटनेचा हमारे इसमें से प्रमुख मांगे है, और हमारे जो विना अनुदानित शिक्षक है
ये इनकी जो परिस्थिति है बहुत हालाकी की परिस्थिति है और जो उनका संसार है वो चलाने के लिए जो अड़चन आती है हर रोज के रोज हम मन के अंदर हर रोज मर रहे हैं। शासन ने 1 नवंबर 2020 से 40% का अनुदान घोषित किया, लेकिन वो जो जीआर है वो नहीं निकला है। इसके पहले जो 100% अनुदान हमारे को मिलना चाहिए था, 10 साल के पहले हमारे को लेटर भी 100% का है, 100% का है, लेकिन 20% अनुदान हमारे को मिला। अनुदानित शिक्षकों की स्थिति बताने के लिए उपेंद्र पाटिल बनियान पहनकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने अपना नामांकन भी बनियान पहनकर ही भरा। जब इन्होंने पर्चा भरा तब भी इन्होंने शर्ट नहीं पहनी। यहाँ तक कि अब ये शादी ब्याह में भी जाते हैं तो सिर्फ बनियान में ही जाते हैं। इनका कहना है कि इनके जैसे शिक्षक जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सरकार ने स्कूलों को 40% अनुदान देने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ 20% ही दिया जा रहा है। 4 साल पहले मेरे को 20% अनुदान मिला। 21 साल में 17 साल की जो सर्विस है वो मेरी मुफ्त में गई है। 4 साल में मैं सिर्फ 20% अनुदान पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 20% अनुदान जब मेरे को मिल रहा है तो फिर मैं ये पूरा कपड़ा जो है वो नहीं पहन सकता, क्योंकि 20% अनुदान तो 20% कपड़ा ही मैं पहनाऊंगा। तो मैंने उम्मीदवारी अर्ज भी बनियान पे दाखल की हुई है। उपेंद्र पाटील यांचा विना अनुदानित शिक्षक संघटनेचा विना अनुदानित शिक्षक संघटनेचा। उपेंद्र पाटिल के समर्थन में बहुत से शिक्षक अपनी शर्ट उतार कर आ गए हैं। इनके साथ ये टीचर्स भी बनियान पहनकर प्रचार में जुटे हैं और शिक्षकों से वोट मांग रहे हैं। उपेंद्र पाटिल ने कहा है कि अगर वो जीत जाते हैं तो जब भी विधान परिषद में जाएंगे बनियान पहनकर ही जाएंगे और शिक्षकों की मांग रखेंगे। अमरावती विभाग में 11,000 से ज्यादा अनुदानित शिक्षक है, वहीं वाशिम जिले में 400 के करीब अनुदानित शिक्षक हैं। अमरावती से जका खान के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के विदर्भ में सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करते हैं। यहां के अकोला जिले में सरकार के हिसाब से 1,15,936 किसानों की कर्ज माफी की लिस्ट पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दो साल से अकोला जिले के हसनापुर गांव का राउत परिवार राहत की सांस ले रहा था, क्योंकि खेती में काफी नुकसान होने के बाद जैसे तैसे उनका कर्जा माफ हो गया था। परिवार के पास मौजूद 4 एकड़ जमीन 40 साल के गोपाल राउत के पिता वासुदेव राउत के नाम पर थी, जिनकी 13 दिसंबर 2018 में मौत हो गई थी। कुछ समय पहले बैंक से एक डाक गोपाल राउत के घर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोपाल ने दोबारा बैंक से कर्ज के लिए आवेदन किया था। बैंक से उन्हें खबर मिली कि उन्हें पुराना कर्ज पहले लौटाना है। उनके कर्ज का पुनर्गठन 19 दिसंबर 2018 को कर दिया गया था, जबकि इससे 7 दिन पहले उनके पिता की मौत हो गई थी, जिनके नाम पर 4 एकड़ जमीन थी। गोपाल अपनी शिकायत लेकर जिला कलेक्टर के पास गए हैं। इस साल कर्ज नहीं मिला हमारे को, क्योंकि खेती मेरे पिताजी के नाम पे थी और पिताजी मरने के बाद 4 दिन बाद गठन हुआ बोलते, तो वो मैं बैंक में गया, अर्ज दिया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई तुम्हारे नाम पे गठन हो गया। तो मेरे को मालूम भी नहीं गठन हो गया, ना मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी 6 महीने तो बीमार थे, तो बैंक ने मन से ही गठन कर लिया, तो इसलिए कर्जा नहीं मिला। बैंक में गया तो 10,000 रुपये मांग रहे थे हफ्ते के, बाद में तुम्हारे को ये हफ्ता भर बाद में कर्जा देते, तो मेरे पास 10,000 की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैंने साहूकारों के पास से कर्जा लाके खेती बोई। अकोला में करीब 2000 किसान ऐसे हैं जिनकी बिना जानकारी और सहमति के बैंक ने उनके कर्ज का पुनर्गठन कर दिया है। सर कर्जा मिला ही नहीं मेरे को। वो बैंक में गया था मैं, बैंक वाले बोले तेरे जो बाकी किस्त है वो किस्त पहले भरना पड़ेगा, बाद में तेरे को मैं लोन दे दूंगा। तो मैंने बोला सर ये मैंने निकाला ही नहीं तो मैं भरूंगा कैसे? ये परस्पर गठन तुमने किया है, ये तुम ही देखो तुम्हारा। हमने तहसीलदार के पास अर्जी किया था, तो तहसीलदार बोले वो 15-20 दिन में हो जाएगा। तो सर 4-5 महीने हो गए सर, कुछ भी नहीं है।
प्रशासन के पास इस तरह की 2267 किसानों की शिकायत आई हैं, जिनमें प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है कि किसानों के कर्ज का पुनर्गठन करते समय किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया। हमारा जिले में बहुत सारे कंप्लेन आया है। उसके बाद हमारे डीडीआर साहब ने उनका ऑडिट कराया, कलेक्टर साहब और डीडीआर साहब के ये द्वारा, उसमें से कुछ 2300 की 2400 कस्टमर के नाम पता चला कि जिसने बिना अनुमति, कस्टमर के अनुमति में उन्होंने अकाउंट को पुनर्गठन किए, और उसका जो डाटा हमने अपने माननीय पालक मंत्री, माननीय कलेक्टर साहब और डीडीआर साहब के जॉइंट साइन में हमारे ऊपर भेजा गया है। उसके बारे में निर्णय अभी आना बाकी है। अकोला के जिला कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के दूसरे जिलों से भी किसानों की इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। अकोला से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।